वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 143 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम। अधिकांश जो प्रश्न इसमें होंगे 20 प्रश्न है करंट से रिलेट करते हुए। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 143 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष आवरण है? इनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सबसे कम वन और वृक्ष आवरण उसके क्षेत्रफल के अनुसार। इसका उत्तर हरियाणा। ठीक है, राजस्थान नहीं। तो अपने कुल क्षेत्रफल का केवल 6.7 हिस्सा कवर करने वाले हरियाणा में भारत में सबसे कम वन यानी फॉरेस्ट और वृक्ष क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, किस वर्ष से वन आवरण का द्विवार्षिक आकलन कर रहा है? तो जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है वो यही निकालता है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2 वर्ष में आती है वो रिपोर्ट और इम्पोर्टेंट रहती है, उससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो कब से निकाल रहा है ये? 1987 से, 1987 से भी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून वर्ष 1987 से कहाँ पर है? ये देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण भी देहरादून में, और एक है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी देहरादून में ही है। तो वन आवरण का द्विवार्षिक यानी प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आकलन कर रहा है और निष्कर्ष जो है भारत राज्य वन रिपोर्ट में इसने ये जो है प्रकाशित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट कहाँ आयोजित की गई थी? जयपुर, नई दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट जो आयोजित हुई है वो ही है गुजरात के अहमदाबाद में। डी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट अहमदाबाद में आयोजित हुई हाल ही में, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1946 में, 1946 में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ वर्ष 1946 में अस्तित्व में आया। यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करता है और भारतीय एथलेटिक्स राष्ट्रीय शिविरधारियों को प्रशिक्षित करता है। ओलंपिक खेल हो गए, एशियाई खेल हो गए, विश्व चैंपियनशिप, CWG, एशियाई चैंपियनशिप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें विभिन्न आयु वर्गों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करता है। ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पादों वाला अग्रणी राज्य है? GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सबसे ज़्यादा GI टैग वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, डी है इसका आंसर। और सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि साइट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक GI टैग उत्पादों वाला राज्य है, भारत में अग्रणी है। अब GI टैग से संबंधित यानी भौगोलिक संकेतक से संबंधित ये एक प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 6, भौगोलिक संकेतक टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या उक्त भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही उस लोकप्रिय उत्पाद नाम का प्रयोग करने की अनुमति है। यह उत्पादों को दूसरों द्वारा कॉपी या नकल किए जाने से बचाता है और 10 वर्ष के लिए वैध बनाता है। इंपॉर्टेंट ये अवधि भी याद रखिएगा कि किसी वस्तु को कोई GI टैग मिला है तो वो कितने वर्षों तक वैध रहता है? 10 वर्षों की अवधि तक वैध रहता है। और ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है।
यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है तथा एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जैसे लखनऊ की चिकनकारी हो गई, ठीक है, कोलकाता का रसगुल्ला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गौरी विदानू रेडियो वेधशाला स्थित है कहाँ पर? गौरी विदानूर रेडियो वेधशाला है दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में। तो गौरी विदानूर रेडियो वेधशाला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अश्वगंधा का प्रमुख उत्पादक राज्य है? अश्वगंधा का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश देश का प्रमुख अश्वगंधा उत्पादक राज्य है और यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क भागों में उगता है अश्वगंधा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मंदाकिनी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मंदाकिनी ट्रिब्यूटरी है किसकी? एलिमिनेट करें। टॉन्स नदी की नहीं है, भागीरथी नदी की नहीं है। बताइए धौली गंगा या अलकनंदा? इसका उत्तर है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी। तो मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फाटा व्यूंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? फाटा व्यूंग जल विद्युत परियोजना मंदाकिनी नदी पर, उत्तराखंड में। फाटा व्यूंग जल विद्युत परियोजना मंदाकिनी नदी के दाहिने तट पर स्थित है, उत्तराखंड में। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया विश्व धरोहर दिवस अप्रैल में मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया गया। तो विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। ए है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भीमबेटका का रॉक शेल्टर किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल बना? भीमबेटका मध्य प्रदेश की धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इसको शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। देखिए भीमबेटका का रॉक शेल्टर वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का विरासत स्थल बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, पीसीएस आरओ दोनों में पूछे जाते हैं। कब का है नमामि गंगे कार्यक्रम? नमामि गंगे पूछ लेगा, स्वच्छ भारत मिशन पूछ लेगा, वर्ष 2014 का। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण तथा कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, तो वर्ष 2014। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यह है वर्ष 1995 की, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसका उद्देश्य है नदियों के प्रदूषण को रोकना। और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है इन दोनों के तहत नदी संरक्षण के कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के डाक विभाग ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया? यानी हाल ही में 17 अप्रैल को थी ना रामनवमी। रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। नक्सली विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नक्सली विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1967 में।
1967, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, नक्सली विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी। इस चीज़ को करंट से अगर रिलेट कर दें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सबसे बड़े अपने ऑपरेशन में कांकेर इलाके में 29 नक्सली मारे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार, नेपाल, मालदीव, भूटान। भूमि सीमा बोल रहा है, नेपाल करता है, भूटान करता है, म्यांमार भी करता है, मालदीव नहीं करता, तो सी है इसका आंसर। देखिए, भारत जो है दुनिया के साथ अन्य देशों के साथ ज़मीनी सीमा साझी करता है। कौन कौन से हैं वो भारत के पड़ोसी देश? वो है चीन, वो है पाकिस्तान, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। सबसे छोटी सी सीमा लगी है अफ़गानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, इस तरह से चलता है क्रम। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कथन कारण वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन है यहाँ पर, उसका कारण है। अगर कारण कथन की व्याख्या करेगा तो आंसर ए होगा। ये दोनों सही होंगे, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी और डी में से दिया जाएगा। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कृत्रिम रूप से वर्षा कराना, यानी आर्टिफिशियल रेन। क्लाउड सीडिंग सूखी बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। कारण, क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पौधों, जानवरों और लोगों या पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं। देखिए, कथन में जो है क्लाउड सीडिंग की व्याख्या दे दी इसने, लेकिन कारण नहीं बताया उसका। कारण में क्लाउड सीडिंग के हानिकारक प्रभाव बता रहा है, जो कि सही है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो डेफिनेशन सही है तो पहला सही हो गया। क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले जो रसायन होते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड हो गया, या शुष्क बर्फ जो हो गई जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पौधों, जानवरों और लोगों या पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, करेक्ट है दूसरा वाला भी, पहला वाला भी, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी है इसका आंसर। तो कथन सही है। क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल बारिश कराने का एक तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हवाई जहाज की मदद से बादलों पर छोड़ा जाता है। इसमें छोटे कणों को बादलों के बहाव के साथ छिड़क दिया जाता है। ये कण जो होते हैं हवा से नमी को सोखते हैं और इसके बाद वो कंडेंस होकर इसके द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं। इसके बाद बादलों से बारिश की मोटी बूंदें बनती हैं और बरसने लगती हैं। कारण भी सही है। कृत्रिम वर्षा के दौरान सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या लवण जैसे शीटिंग तत्व भी धरातल पर आएंगे। क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं के आसपास के स्थानों में खोजे गए अवशिष्ट चांदी को विषाक्त माना जाता है। शुष्क बर्फ के लिए यह ग्रीन हाउस गैस का एक स्रोत भी हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है क्योंकि यह मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो नीचे आती है। ठीक है, तो दूसरे में उसका हानिकारक प्रभाव बताया गया और इसमें उसको डिफाइन कर दिया, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करते आपस में। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरान निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तुर्कमेनिस्तान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, इजराइल। बताइए। ईरान समाचारों की सुर्खियों में है, इजराइल समाचारों की सुर्खियों में है। ईरान की जो स्थलीय सीमा लगी है वो लगी है, देखिए ये ईरान है पूरा। अफगानिस्तान के साथ लगी है, दिख रहा है। पाकिस्तान के साथ लगी है, दिख रहा है।
तो अफगानिस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान है ऑप्शन में। तुर्कमेनिस्तान के साथ लगी है, ठीक है। और कहाँ, ये फारस की खाड़ी आ गई, ये ओमान की खाड़ी आ गई, तो सऊदी अरब नहीं टच हो रहा, नीचे से ओमान टच नहीं हो रहा। इराक के साथ लगी है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, तुर्की, तुर्की के साथ लगी है। और यहाँ पर है अजरबैजान, और यहाँ छोटू सा अर्मेनिया। इजराइल के साथ नहीं लगी, तो 5 को हटा दीजिए। 1 2 4, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ईरान उत्तर में, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से घिरा है। पूरब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से घिरा है। दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। और पश्चिम में तुर्की और इराक से घिरा है, ठीक है। तो ईरान और इजराइल दोनों का याद रखना है। मॉर्निंग में जो यूपीएससी का टेस्ट अपलोड किया था, उसमें प्रश्न था इजराइल के ऊपर। ईरान और इजराइल दोनों का याद रखना है। अब इसकी 7,680 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा समुद्री तट है, ठीक है, ईरान का। ये देखिए, अब देखिए, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान लगा है, अफगानिस्तान लगा है, ये नीचे पाकिस्तान लगा है, ठीक है। ओमान की खाड़ी हो गई, फारस की खाड़ी हो गई, इराक लगा है। सऊदी अरब नहीं लगता, क्योंकि ये जो पूरा है अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है। अरेबियन सी नहीं, इंडियन ओशियन आ जाता है पूरा, उसी का तो पानी है ये। और ऊपर देखिए, ये आ गया तुर्की, आ गया ये, अजरबैजान आ गया, और आर्मेनिया ये है, ठीक है। ये कैस्पियन सागर हो गया। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।